दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग जीएस के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक सौर कलंक चक्र की प्रक्रिया लगभग कितने वर्षों में पूरी होती है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि एक सौर कलंक चक्र की प्रक्रिया लगभग कितने वर्षों में पूरी होती है। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 11 वर्ष। दोस्तों, सूर्य में जहाँ से सौर ज्वाला निकलती है वहाँ काले काले धब्बे दिखाई देते हैं जो सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग होते हैं, उन्हें सौर कलंक कहा जाता है। इनके बनने बिगड़ने की प्रक्रिया 11 वर्षों में पूरी होती है। सौर कलंकों से प्रबल चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन होता है जो पृथ्वी की बेतार संचार व्यवस्था को बाधित करता है। ठीक है, तो एक सौर कलंक चक्र की प्रक्रिया लगभग 11 वर्षों में पूरी होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुध ग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, बुध ग्रह के बारे में बात हो रही है कि इसमें से कौन सा कथन ऐसा है जो सत्य नहीं है। दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी सही है, ये पृथ्वी के निकटतम ग्रह है। ये कथन सत्य नहीं है। बुध सूर्य के निकटतम ग्रह है, जबकि पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है, शुक्र है। और ये तीनों कथन सही हैं। ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध के बारे में बात हो रही है। ये सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी कर लेता है। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। ठीक है, ये तीनों सही हैं। इसका तापांतर लगभग 560 डिग्री सेल्सियस होता है जो सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा होता है। इसका एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। दूसरा है, इसमें पृथ्वी सूर्य से निकटतम स्थिति में होती है। उपर्युक्त में से सही कथन है, इसमें से कौन सा सही कथन है। दोस्तों, इसमें ऑप्शन सी सही है। ये कथन दोनों सही हैं। ठीक है, उपसौर की दशा में पृथ्वी सूर्य के निकटतम स्थित होती है। ये स्थिति हर साल 3 जनवरी को होती है। ये दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है। इसमें से एक देश ऐसा है जो मकर रेखा पर स्थित नहीं है। दोस्तों, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, सूडान। ठीक है, दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। ये अर्जेंटीना, चिली और ब्राज़ील से होकर जाती है, जबकि सूडान से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, अर्जेंटीना, चिली और ब्राज़ील यहाँ से मकर रेखा निकलती है, सूडान से मकर रेखा नहीं निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, बोरिंग जल संधि। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 यमोत्तर के लगभग 7 साल निर्धारित की गई है। ये एक काल्पनिक रेखा है। ये बोरिंग जल संधि के लगभग समांतर है। बोरिंग जल संधि बोरिंग सागर और चुस्की सागर को आपस में जोड़ती है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कि इसके समांतर है, बोरिंग जल संधि के समांतर है। अगला प्रश्न है, निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच की असंबद्धता कहलाती है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, मोह असंबद्धता। ठीक है दोस्तों, निचले क्रस्ट और ऊपरी मेटल के मध्य चट्टानों के घनत्व में परिवर्तन के तहत एक असंबद्धता का निर्माण होता है जिसे मोह असंबद्धता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। दूसरा है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी की सतह पर लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। तीसरा है, चंद्रमा से आने वाला प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 2.4 सेकेंड में पहुंचता है। उपर्युक्त में से सही कथन है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 2। ठीक है दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी की सतह पर लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचता है,
ये भी सही है। चंद्रमा से आने वाला प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 1.2 सेकेंड का समय लेता है, ये गलत हो गया है, 1.2 सेकेंड। ठीक है, तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,365 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, यानी भूपर्पटी पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसमें ऑप्शन ए सही है, ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी की भूपर्पटी में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, लगभग कितनी? 46%। भूपृष्ठ के निर्माण में 8 प्रमुख तत्व योगदान करते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा योगदान ऑक्सीजन का होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? यानी जानवर, वनस्पति और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस तरह की चट्टानों में पाए जाते हैं? दोस्तों इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, अवसादी चट्टानों में। ठीक है, क्योंकि आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपरदन के निक्षेपण के बाद जो चट्टानें निर्मित होती हैं उनको अवसादी चट्टान कहते हैं। ये चट्टानें क्या होती हैं? परतदार होती हैं, जिसमें जानवर, वनस्पति और सूक्ष्म जीवों के अवशेषों का योगदान होता है। अवसादी चट्टानें संपूर्ण कृष्ण के लगभग 75% भाग पर फैली हुई हैं। तो अवसादी चट्टानों में जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, नंबर 1 है 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच क्षेत्र भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। दूसरा है, यहाँ ग्लोब का सर्वाधिक तापमान पाया जाता है, यहाँ सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र स्थित है। उपर्युक्त में से सही कथन है, इसमें से ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से सही कथन कौन सा है? दोस्तों इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, केवल एक। ठीक है, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच का क्षेत्र भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इस तरह यहाँ का तापमान सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर होने वाली वर्षा की अत्यधिक मात्रा तथा बादलों के घिरे रहने के वजह से धरातल को सूर्यताप की अपेक्षाकृत कम मात्रा मिलती है, इसलिए ग्लोब का सबसे ज़्यादा तापमान यहाँ पर नहीं बल्कि अयनवर्ती रेखाओं के पास होता है। ठीक है, तो ये दोनों कथन असत्य हैं। अगला प्रश्न है, पार्थिव ऊष्मा की वायुमंडल से धरातलीय सतह को पुनः वापस करने वाली विकिरण की प्रक्रिया कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, प्रतिलोम विकिरण। दोस्तों पार्थिव ऊष्मा की वायुमंडल से धरातलीय को पुनः वापस करने वाली विकिरण की प्रक्रिया को प्रतिलोम विकिरण कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी की सतह और निचले वायुमंडल के तापमान अधिक बना रहता है, इसे हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सतह अधिकतम एल्बिडो उत्पन्न करती है? इसमें से कौन सी सतह अधिकतम एल्बिडो उत्पन्न करती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, हिम आच्छादित सतह। ठीक है, किसी सतह पर कुल प्राप्त सौर ऊर्जा का जिस अनुपात में परावर्तन होता है उसे एल्बिडो कहते हैं। पृथ्वी का औसत एल्बिडो 30% माना जाता है। ठीक है, हिम आच्छादित क्षेत्र सबसे ज़्यादा लगभग 70 से 90% ऊष्मा को पुनः परिवर्तित करा देता है, तो इसलिए हिम आच्छादित सतह पर अधिकतम एल्बिडो उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की आर्द्रता सर्वाधिक होती है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भूमध्य रेखीय प्रदेश। दोस्तों भूमध्य रेखा पर साल भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिसकी वजह से लगभग हर दिन यहाँ कुछ न कुछ वर्षा होती है। इसी वजह से भूमध्य रेखा और उसके आसपास के क्षेत्र में आर्द्रता की सबसे ज़्यादा मात्रा देखी जाती है, यानी सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर आर्द्रता की मात्रा में कमी हो जाती है, ये भी याद रखेंगे। यानी जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र की ओर, तो आर्द्रता क्या होती है? कम होती है, और सर्वाधिक आर्द्रता भूमध्य रेखा पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखीय वर्षा पेटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, भूमध्य रेखीय वर्षा पेटी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है,
यहाँ केवल संवहनीय वर्षा होती है। ये कथन सत्य नहीं है। ये पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ केवल संवहनीय वर्षा होती है, ये कथन सत्य नहीं है। इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच होता है। बी है, यहाँ केवल संवहनीय वर्षा होती है। सी, यहाँ वर्षा की मात्रा 175 से 200 सेंटीमीटर तक अंकित की जाती है। ये प्रदेश अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण के अंतर्गत आता है। तो ये सत्य नहीं है कि यहाँ केवल संवहनीय वर्षा होती है। दोस्तों, भूमध्य रेखा वर्षा पेटी में वर्षा की अधिकतम मात्रा संवहनीय प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ पर पर्वतीय प्रकार की वर्षा भी प्रायः देखी जाती है। ठीक है, बाकी तीनों कथन क्या हैं, ये सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इटली की जलवायु को निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत रखा जाता है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, भूमध्य सागरीय जलवायु। दोस्तों, इटली की जलवायु को भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत रखा जाता है। इस तरह की जलवायु 30 से 45 अक्षांशों के बीच भूमध्य सागर प्रदेश और महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर पाई जाती है। यहाँ गर्मी और जाड़े की दो स्पष्ट ऋतुएं मिलती हैं। यहाँ वार्षिक तापमांतर 10 डिग्री से 15 डिग्री तक रहता है। यहाँ वर्षा शीत ऋतु में होती है। ठीक है, और मुख्यतः चक्रवाती प्रकार की भी वर्षा होती है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु इटली की जलवायु है। अगला प्रश्न है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा निम्न में से किस महासागर से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, प्रशांत महासागर। दोस्तों, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा को न्यू साउथ वेल्स की धारा भी कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रवाहित एक गर्म जलधारा है जिसका संबंध प्रशांत महासागर से है। वहीं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा एक ठंडी जलधारा है जो हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति पवन की निक्षेपण क्रिया से बनती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ड्रमलिन। ठीक है दोस्तों, पवन की निक्षेपण क्रिया के परिणाम स्वरूप बरखान, लोयस, बजाद और बलुका स्तूप आदि का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कास्ट स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, भूमिगत जल द्वारा। दोस्तों, धरातल के नीचे चट्टानों के छिद्रों और दरारों में स्थित जल को भूमिगत जल कहते हैं। इसके अपर्दन क्रिया से निर्मित स्थलाकृतियाँ कास्ट स्थलाकृतियाँ कहलाती हैं। ठीक है, जिनका नामकरण यूगोस्लाविया की एड्रियाटिक तट के चूना पत्थर क्षेत्र की स्थल आकृतियों के नाम के आधार पर रखा गया था। अगला प्रश्न है, जब नदियां अपर्दन प्रक्रिया के द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेते हैं तो वो किस तरह के या किस प्रकार के मैदान का निर्माण करती हैं? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, संप्राय मैदान। दोस्तों, जब नदियां अपर्दन प्रक्रिया द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं तो संपूर्ण भूमि भाग पर मैदान में बदल जाता है, जिसे संप्राय मैदान कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये ज्वालामुखी के संबंध में प्रश्न है। इसमें निम्न कथनों पर विचार करना है। नंबर 1 है, लावा में सिलिका की मात्रा कम होने पर उद्वार प्राय शांत होते हैं। दूसरा है, हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। तीसरा, हवाईयन ज्वालामुखी में लावा की प्रकृति क्षारीय होती है। तो उपयुक्त में से सही कथन, इसमें से सही कथन कौन सा है? दोस्तों, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 1 और 3। ठीक है, पहला क्या है, लावा में सिलिका की मात्रा कम होने पर उद्वार प्राय शांत होते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा है, हवाईयन ज्वालामुखी में लावा प्रकृति की क्षारीय होती है, ये सही है। हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, मैग्मा में सिलिका की मात्रा ज़्यादा होने पर उद्वार प्राय विस्फोट होते हैं और ज्वालामुखी विस्फोट के संदर्भ में पिलियन तुल्य ज्वालामुखी को सबसे ज़्यादा विनाशकारी माना जाता है। हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी का लावा तरल और क्षारीय होता है। ठीक है, इनका उद्वार क्या होता है, शांत होता है, ये सर्वाधिक विनाशकारी नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, परिप्रशांत महासागरीय मेखला। ठीक है, ये विश्व में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। विश्व में ज्वालामुखी से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र परिप्रशांत महासागरीय मेखला वाला क्षेत्र है। यहाँ विनाशात्मक प्लेटों के किनारों के सहारे ज्वालामुखी मिलते हैं। विश्व में ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 भाग प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों, द्वीप चापों और समुद्री द्वीपों के सहारे पाया जाता है। इसे प्रशांत महासागर का अग्निवलय भी कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा सबसे ज़्यादा
सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र है वो है परिप्रशांत महासागरीय मेखला, ये याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है रेडान। दोस्तों, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। जिस स्थान पर भूकंप तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप मूल, और जहां सबसे पहले भूकंपीय लहरों का अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं। तो रेडान गैस भूकंप आने से पहले इसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल पर किया जाता है। दूसरा है वो स्थान जहां पर भूकंप का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंपीय केंद्र कहते हैं। तो इसमें से सही कथन है, कौन सा सही कथन है? दोस्तों, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सी में क्या है? दोनों। ठीक है, 1 और 2 भूकंप के संबंध में दिया गया कथन दोनों सत्य हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल पर होता है, ये सही है। वह स्थान जहां पर भूकंप का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भूकंपीय केंद्र। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सुनामी मूल रूप से ज्वारीय तरंगें होती हैं। दूसरा क्या है? सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है, सही कथन है। कौन सा सही कथन है इसमें से? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, केवल 2। ठीक है, केवल 2 में क्या है? सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है तट पर आने वाली समुद्री लहरें। ठीक है, लेकिन इसका ज्वारीय तरंगों से कोई संबंध नहीं है, ये गलत हो गया। इसका ज्वारीय तरंगों से संबंध नहीं है। ये लंबी एवं कम कंपन वाली समुद्री लहरें होती हैं जो महासागरीय भूकंप के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं और अत्यंत विनाशकारी भी होती हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण महासागरीय जलधारा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम एक उष्ण महासागरीय जलधारा है। इसे यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर में बहती है। ठीक है, और ये सभी जलधाराएं यानी क्यूराइल, कनारी और लेब्राडोर ये ठंडी जलधाराएं हैं। अगला प्रश्न है जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? दोस्तों, ये प्रश्न अभी ऊपर हम लोगों ने किया है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अवसादी चट्टानों में। ठीक है, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के आवर्धन और निक्षेपण से जो चट्टानें निर्मित होती हैं उनको अवसादी चट्टान कहते हैं। ठीक है, उन्हीं में जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानें संपूर्ण क्रस्ट का लगभग 75% भाग पर विस्तृत हैं। तो ये प्रश्न हमने अभी पढ़ा है ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है परवाल के समुचित विकास के लिए कितना औसत तापमान की आवश्यकता होती है? ठीक है, परवालों के समुचित विकास के लिए कितना औसत तापमान की आवश्यकता होती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, परवाल भित्ति चूना प्रधान चट्टानें हैं जिनका निर्माण मूंगा नामक समुद्री जीवों के अन्य पंजर से होता है। इसके विकास के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान की ज़रूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर महासागरीय जल में औसत तापमान में क्या होता है? दोस्तों, बी यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, कमी होती है, कमी आती है। दोस्तों, विषुवत रेखा पर सूर्य वर्ष भर लंबवत चमकता रहता है जबकि ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता है। इस वजह से विषुवत रेखा पर ध्रुवों की तरफ समुद्री जल के तापमान में कमी आती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला मेघ है? सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर पाए जाने वाला मेघ कौन सा है इसमें? दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, पच्छाब मेघ। ठीक है, बादलों के वर्गीकरण के अनुसार पच्छाब मेघ आसमान में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर सफ़ेद रेशम की भांति कोमल और छितराए हुए होते हैं। ये हिमकणों से बने होते हैं। इन्हें प्रायः वर्षा नहीं होती है। इसमें क्या होता है? वर्षा नहीं होती है। चक्रवात के आगमन के क्रम में सबसे पहले यही मेघ दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें चक्रवात के आगमन का सूचक भी माना जाता है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला मेघ कौन सा है? पच्छाब मेघ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवों पवनों की दिशा होती है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक है,
उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवों पवनों की दिशा उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। ऐसा कॉरियोलिस बल के प्रभाव की वजह से होता है। इन पवनों का तापमान अत्यंत कम होता है, जिसकी वजह से जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी बहुत कम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर 10 डिग्री या इससे कम होता है। दूसरा है, सागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान जून में तथा न्यूनतम तापमान दिसंबर माह में अंकित किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, केवल एक। ठीक है दोस्तों, महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर 1 डिग्री या उससे कम होता है। सागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान अगस्त माह में तथा न्यूनतम तापमान फरवरी माह में अंकित किया जाता है, तो इसलिए ये दूसरा गलत हो गया है दोस्तों। ये 1 डिग्री यहाँ होगा, 10 डिग्री नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस महासागर की औसत लवणता सर्वाधिक है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, अटलांटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, अटलांटिक महासागर की औसत लवणता सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, महासागरीय जल की लवणता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी है। दूसरा है, जिन स्थान जगह पर तापक्रम अधिक रहता है और बाष्पीकरण अधिक होता है, वहाँ पर लवणता भी अधिक होती है। तीसरा है, नदियों के मुहाने वाले भागों में लवणता कम पाई जाती है। तो उपयुक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, 1, 2, 3, यानी इसमें तीनों कथन सत्य हैं। 1, 2, 3। पहला क्या है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, जिस स्थान जगह पर तापक्रम अधिक रहता है और बाष्पीकरण अधिक होता है, वहाँ पर लवणता भी अधिक होती है, ये भी सही है। नदियों के मुहाने वाले भागों में लवणता कम पाई जाती है, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, 1, 2, 3, यानी तीनों विकल्प सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को कहते हैं। सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, फोटान। ठीक है, सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को फोटान कहते हैं। अगला प्रश्न है, महासागरीय जल का वह सीमा क्षेत्र प्रज जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है, उसे क्या कहा जाता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, थर्मोक्लाइन। ठीक है, थर्मोक्लाइन महासागरीय जल की वह सीमा क्षेत्र है जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है। इसे ही ताप प्रवणता कहते हैं। इसे दूसरी परत कहते हैं जो पहली परत के नीचे पाई जाती है। इसमें गहराई के बढ़ने के साथ तापमान में बहुत तेज़ी से गिरावट आती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश किस रूप में आता है? ठीक है, पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश किस रूप में आता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में। दोस्तों, पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का सबसे ज़्यादा अंश लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में पृथ्वी पर आता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सूर्य तप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से एक कथन ऐसा है जो असत्य है दोस्तों। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कथन क्या है? ये कथन असत्य है। समुद्र का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट सामान्य जल से निम्न ही रहता है। ये गलत है। समुद्र का क्वथनांक सामान्य जल से ऊंचा ही रहता है, निम्न नहीं रहता है। क्या रहता है? ऊंचा रहता है। ठीक है, तो ये कथन सत्य नहीं है, असत्य है। इसकी लवणता अधिक रहती है, बाष्पीकरण कम होता है, समुद्र में धाराएं, सागरीय जीव इत्यादि लवणता से नियंत्रित होते हैं, और ये तीनों सही हैं। महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव उनकी ऊपरी सतहों पर होता है, बिल्कुल सही है। सामान्यतः गहराई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है, ये भी सही है। सामान्य रूप से
रूप में सागरीय लवणता को प्राप्त प्रति 1000 ग्राम जल में स्थिर लवणता की मात्रा 0% के रूप में दर्शाई जाती है। ठीक है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर वायुदाब की कुल कितनी पेटियां होती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, 7। ठीक है दोस्तों, ग्लोब पर वायुदाब की कुल 7 पेटियां होती हैं। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियां, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियां, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियां, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटियां, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियां, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियां, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियां। ये 7 पेटियां ग्लोब पर वायुदाब की पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, इसमें से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? ऑप्शन डी असत्य कथन है। फेरल के नियम के अनुसार धरातल पर स्वतंत्र रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। तो ये क्या है? ये कथन गलत है। ठीक है, ये कथन सत्य नहीं है। और इसमें कथन सत्य क्या है? फेरल ने हवाओं के दिशा संबंधी अपने मत का प्रतिपादन कोरियालिस बल के आधार पर किया। बिल्कुल सही है। जिस दिशा में हवाएं प्रायः वर्ष भर चला यानी बहा करती हैं उन्हें स्थायी पवन कहते हैं। पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्रों से निम्न वायुदाब क्षेत्रों की तरफ चलती हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये सही हो जाएगा। पवनें जब जल से स्थल की ओर या स्थल से जल की ओर उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर बहती हैं तो उनके मार्ग में परिवर्तन हो जाता है। इसी के संबंध में फेरल ने एक नियम दिया जिसे फेरल का नियम कहते हैं। फेरल के नियम के अनुसार धरातल पर स्वतंत्र रूप से चलने वाली सभी पवनें पृथ्वी की गति की वजह से उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में इन्होंने लिखा है दाहिनी ओर और उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किन हवाओं के कारण तटीय भागों की जलवायु पर समकारी प्रभाव होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, स्थलीय समीर। दोस्तों, स्थलीय हवाओं की वजह से तटीय भागों की जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। इन्हीं वजहों से तटीय भागों में ना ज़्यादा ठंड पड़ती है और ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। एक तरफ पवनें हैं, दूसरी तरफ उसका क्षेत्र है। ठीक है, सिराको गिनी, विलीबिली ऑस्ट्रेलिया, फॉन स्विट्ज़रलैंड और ब्लिज़र्ड कनाडा। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सिराको गिनी। ठीक है, सहारा मरुस्थल में उत्तरी अफ्रीका, सिसिली और दक्षिणी इटली से गुजरने वाली अत्यधिक शुष्क और उष्ण दक्षिणी या दक्षिणी पूर्वी पवन है। अफ्रीकी महाद्वीप में इसके कई नाम हैं। मिस्र में इसे खमसिन, लीबिया में गिबली, ट्यूनीशिया में चिली इत्यादि के नाम से पुकारते हैं। सिराको हवा के साथ लाल रेत बालू की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। जब ये हवाएं भूमध्य सागर से होकर गुजरती हैं तो नमी धारण कर लेती हैं। तो सिराको गिनी ये सुमेलित नहीं है। विली ऑस्ट्रेलिया सुमेलित है। फॉन स्विट्ज़रलैंड है। ब्लिज़र्ड कनाडा, ये तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। सिराको कहाँ की है? दक्षिणी इटली वगैरह की ये या उत्तरी अफ्रीका की है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था में से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है वो कहलाता है? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ओसांग। वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल अवस्था या ठोस अवस्था में परिवर्तित या बदलाव इसका होता है तो उसे ओसांग पर वायु संतृप्त हो जाती है तो उसकी सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है, तो उसे ओसांग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र पर पूरे वर्ष बाहर वर्षा होती है? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, भूमध्य रेखीय तथा समशीतोष्ण प्रदेशों में। ठीक है, भूमध्य रेखीय तथा समशीतोष्ण प्रदेशों में पूरे वर्ष क्या होती है? वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के मेघ के कारण आकाश दूधिया रंग का दिखाई पड़ने लगता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यानी किस प्रकार के मेघ की वजह से आकाश दूधिया रंग का दिखाई पड़ने लगता है? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, पच्छाभ मेघ।
ठीक है दोस्तों, पच्छाद स्तरीय मेघ महीने और सफ़ेद चादर के समान पच्छाद स्तरीय जो मेघ होते हैं वो महीन और सफ़ेद चादर के समान संपूर्ण आकाश में छाए रहते हैं। इसकी वजह से आकाश दूधिया रंग का दिखाई पड़ने लगता है। इन मेघों से दिन में सूरज और रात में चांद चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है दोस्तों, कर्क और मकर रेखा के बीच उत्पन्न चक्रवात को उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में समरूपता नहीं होती है, ये ग्रीष्म काल में उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में वायुदाब बहुत कम होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के आकार में पर्याप्त अंतर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रूर प्रदेश किस खनिज के खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, कोयला। ठीक है, रूर प्रदेश जर्मनी में स्थित है, जहां रूर एक प्रकार की नदी है और इस नदी घाटी के बीच प्रमुख कोयला खनन का काम होता है, इसलिए इस क्षेत्र को रूर बेसिन या रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। कोयला एक अवसादी चट्टान है। कोयला कार्बन की मात्रा के आधार पर एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये 4 तरह का होता है, जिसमें एंथ्रासाइट सबसे अच्छा यानी सर्वोत्तम प्रकार का कोयला माना जाता है। कोयले के उत्पादन में प्रमुख देश चीन, भारत और अमेरिका है। तो रूर ये कोयला विश्व प्रसिद्ध कोयले के लिए है और ये कहाँ है? जर्मनी में है। अगला प्रश्न है, चिक्की कमाटा चिली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, तांबा। चिक्की कमाटा चिली तांबे के लिए प्रसिद्ध है। औद्योगिक दृष्टि से धातुओं में लोहे के बाद महत्वपूर्ण धातु तांबा है। हम जानते हैं कि सबसे पहले मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला धातु तांबा ही है। तांबा उत्पादन में पहला स्थान चिली, दूसरा स्थान पेरू का है और तीसरा स्थान किसका है? चीन का है। ठीक है, तांबे का प्रमुख जमाव एंडीज पर्वत के पश्चिमी ढाल के सहारे उत्तरी पेरू के मध्य चिली तक फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूक्रेन का क्रीवायरॉग तथा ब्राज़ील का मिनास जिरास प्रांत किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, लौह अयस्क के लिए। ठीक है दोस्तों, यूक्रेन का क्रीवायरॉग तथा ब्राज़ील का मिनास जिरास प्रांत लौह अयस्क के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में पिलवारा क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका में सुपीरियर झील प्रदेश और अलबामा प्रांत, चीन का मंचूरिया, शांची इत्यादि लोहा उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो यूक्रेन का क्रीवायरॉग और ब्राज़ील का मिनास जिरास प्रांत ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी मार्ग को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा के रूप में संज्ञा दी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको रट लेंगे। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, राइन नदी। दोस्तों, यूरोप का सबसे प्रमुख जलमार्ग राइन नदी मार्ग है। राइन नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। इस नदी का प्रवाह बेसिन फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड है। इटली, लग्जमबर्ग, बेल्जियम में विस्तारित है ये नदी। ये विश्व की सबसे ज़्यादा व्यस्त आंतरिक व्यापारिक मार्ग वाली नदी है। इससे होने वाला व्यापार में कोयले का महत्व सबसे अधिक है। इसे कोयला नदी के रूप में भी जाना जाता है। इस नदी पर स्थित रॉटरडम बंदरगाह विश्व का लादान वाली मात्रा के आधार पर 5वां सबसे बड़ा व्यापार वाला बंदरगाह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में रेल मार्गों का सर्वाधिक घनत्व किस क्षेत्र में पाया जाता है? नंबर 1 है पश्चिमी यूरोप, दूसरा है उत्तरी अमेरिका, तीसरा दक्षिणी एशिया और चौथा है दक्षिणी अमेरिका। निम्नलिखित में से सही कूट की पहचान करें। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? विश्व में रेल मार्गों का सर्वाधिक घनत्व किस क्षेत्र में पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका, 1 और 2।
ठीक है। विश्व में रेल मार्गों का सघन घनत्व पश्चिमी यूरोप देशों और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी मध्य क्षेत्रों में पाया जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा रेल मार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। कुछ प्रमुख रेल मार्ग हैं जैसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग, कनाडियन नेशनल रेलवे, सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग इत्यादि। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी कुल लंबाई बाल्टिक सागर पर स्थित सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक 9,322 किलोमीटर है। ठीक है, ये ट्रांस साइबेरियन मार्ग विश्व का सबसे बड़ा या सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी लंबाई है 9,322 किलोमीटर। ठीक है, तो विश्व में रेल मार्गों का सर्वाधिक घनत्व पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।